जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसको हम कवर कर रहे हैं और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी में नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसमें हमने एआई और बिग डेटा प्रोसेसिंग का लगभग 6 वीडियो करवा दिया है, 7 वीडियो। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन करके देख लीजिए। और आज इसका मिक्सअप है, यानी एआई और बिग डेटा प्रोसेसिंग से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जितने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को हम कवर करेंगे। अपने आप में सफिशिएंट वीडियो है, अगर इसको आप देख लेते हैं और 6 वीडियो इसके पहले जो हमने अपलोड किया इसको देख लेते हैं, तो आपका दोनों चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न इससे बाहर नहीं बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने करवा दिया है कि आपको इतना क्वेश्चन पेड ग्रुप में भी नहीं देखने को मिलने वाला है। पेड ग्रुप में आप पैसा देकर भी इतना आप नहीं देख सकते हैं जितना क्वेश्चन हमने करवा दिया है, चाहे बिग डेटा प्रोसेसिंग का हो, चाहे एआई का हो। और इसका आज का लास्ट वीडियो है एआई और बिग डेटा प्रोसेसिंग का, और इसी के साथ आपका एआई और बिग डेटा का पूरा झंझट खत्म, यानी इसके बाहर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी और इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, बाकी और क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर हम बात करेंगे वन बाय वन करके जितने भी एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, इसके कुछ पोर्शन को हमने करवाया था हालांकि, और लेकिन यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन इसमें ऐड हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एआई के यहाँ पर बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्योंकि बिग डेटा प्रोसेसिंग अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग को किसने परिभाषित किया था? तो बिग डेटा प्रोसेसिंग को किसने परिभाषित किया था? बिग डेटा प्रोसेसिंग को डॉग लैने ने परिभाषित किया है। किसने? डॉग लैने ने। ठीक है, डॉग लैने ने। और बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं? जो बड़े और जटिल डेटा सेट्स होते हैं उनकी जानकारी को निकालना ही क्या होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स होते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम लोग एआई से संबंधित जितने भी और क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एआई में फ्रेम क्या होते हैं? इसको आप क्विज के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसको आप बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एआई के फ्रेम में क्या होता है? यानी एआई फ्रेम में क्या है? डाटा प्रकार, डाटा संरचना, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका। तो यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा संरचना हो जाएगा, यानी डाटा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। यानी एआई में फ्रेम क्या है? डाटा संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मजबूत एआई कौन से होते हैं? यानी मजबूत एआई आप किसको मान सकते हैं, किसको कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के भीतर मानव बौद्धिक क्षमताओं का होना एआई का मेन सेगमेंट है। मानसिक संकायों का अध्ययन, कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करना ही एआई को मजबूत माना जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बिल्कुल दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एआई का चरण नहीं है? चलिए, यहाँ पर एआई का चरण कौन सा नहीं हो सकता है? भविष्य कहने वाला विश्लेषण और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, संज्ञानात्मक विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरे का ए, भविष्य कहने वाला विश्लेषण एआई का चरण नहीं है। बाकी जो यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, संज्ञानात्मक विश्लेषण, ये सभी एआई के चरण है, एआई के स्टेप्स हैं, लेकिन भविष्य कहने वाला विश्लेषण ये नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? सबसे पहले एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, सबसे पहला एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्प। क्या है? लिस्प। यानी लिस्प का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। और इसकी खोज की बात करें तो जॉन मैकार्थी के द्वारा लिस्प प्रोग्रामिंग विकसित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन है, के डबल ई किसका उत्पाद होता है? यानी के डबल ई किसका उत्पाद होता है? इंटेलिकॉर्न का, टेक्सास का, उपकरण का, ज्ञान का, टेक ज्ञान का, इनमें से क्या होगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए के डबल ई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो के डबल ई का फुल फॉर्म होता है नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज
इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? नॉलेज इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट होता है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा क्योंकि यह एआई का चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। के डबल ई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉलेज इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। और के डबल ई किसका उत्पाद है? तो भैया यहाँ पर दोनों तो ये गलत हो जाएंगे, तीसरा भी गलत हो जाएगा। ज्ञान यानी नॉलेज का उत्पाद करता है। किसका? नॉलेज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, थारी मर्जी भाई। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, सबसे अच्छा एआई एजेंट वह है जो क्या करता है? सबसे अच्छा एजेंट किसको माना जाता है, यानी किसको मान सकते हैं जो सबसे अच्छा एजेंट है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे मान सकते हैं? बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप किसी समस्या का समाधान कर लेना ही सबसे अच्छा एआई एजेंट माना जाता है। यानी कोई रोबोट आपने प्रिपेयर किया, कोई रोबोट तैयार किया, बिना इंटरप्ट किए, यानी बिना ह्यूमन बॉडी को इंटरप्ट किए वह अपने कार्य को अच्छे से संपन्न करता है, वही सबसे अच्छा एआई एजेंट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप किसी समस्या का समाधान कर लेना ही सबसे अच्छा एआई एजेंट माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का है। कह रहा है कृत्रिम बुद्धि में ज्ञान को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्ञान को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड यानी विधेय और तर्कमक, यहाँ पर तर्क से। ठीक है, विधेय और तर्कमक तर्क से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है एआई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेब क्लारर वेब क्रॉलर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चलिए वेब क्रॉलर किसका उदाहरण है बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमान एजेंट का, यानी एआई एजेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पर इसको ट्रिपल स्टार में शामिल करिए और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। वेब क्रॉलर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर का है, कार्य पर्यावरण में पीस के बारे में क्या सही है? तो चलिए यहाँ पर बताना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है एआई, बाकी थोड़ी देर बाद हम इसका जो है पिन कर देंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, अगर आप वीडियो इस समय देख रहे हैं तुरंत इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। चलिए कार्य पर्यावरण में पीस के बारे में क्या इसका फुल फॉर्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 9th का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा पीस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, स्वायत्त तार्किक टूल का उपयोग, स्वायत्त तार्किक टूल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, यानी किस कंप्यूटर में स्वायत्त तार्किक टूल का उपयोग किया जाता है? 10वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, लिस्प मशीन में। किसमें? लिस्प मशीन में। लिस्प का फुल फॉर्म ने बता दिया है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जॉन मैकार्थी ने की, सबसे पहला एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा नियम लागू होता है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा नियम लागू होता है? चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 11th का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्त कार्रवाई नियम। याद रखिएगा यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में पहली बार सिलेबस ऐड हुआ है, इसकी वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा नियम लागू होता है? शर्त कार्रवाई नियम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेषज्ञ प्रणाली का घटक क्या है? एक विशेषज्ञ प्रणाली का घटक क्या है? चलिए राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान आधारित यूसीआई इंटरफेस, अनुमान इंजन। ये तीनों जो होते हैं एक विशेषज्ञ प्रणाली के घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का है, दिए गए विकल्पों में से किसे अनुमान नियम के रूप में भी जाना जाता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, रिफरेंस, रिफॉर्म, रिसोल्यूशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसोल्यूशन। दिए गए विकल्पों में से किसे अनुमान नियम के रूप में भी जाना जाता है, यानी अनुमान नियम किसको कहा जाता है? बस ऐसे याद रखिएगा, रिसोल्यूशन को। किसको? रिसोल्यूशन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपयोगिता आधारित एजेंट। उपयोगिता आधारित एजेंट सुखी और दुखी अवस्था में माना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की क्वालिटी आपको देखकर लग रहा होगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी काफ़ी यूनिक है, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ठीक है? काफ़ी मेहनत लगती है इस पीडीएफ को प्रिपेयर करने में, और आपका एक लाइक और एक कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज यहाँ से नहीं लिया जा रहा है और बिल्कुल टॉपिक वाइज सेगमेंट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कौन सा था, कौन सा एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित होता है? उपयोगिता आधारित एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक एआई एजेंट पर्यावरण का उपयोग करता है और उस पर कार्य करता है, कौन सा है? एक एआई एजेंट पर्यावरण का उपयोग करता है और उस पर कार्य करता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सेंसर और ग्रहणकर्ता एआई एजेंट पर्यावरण का उपयोग करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16 नंबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग क्या हैं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ प्रणाली, गेमिंग, विजन सिस्टम, यानी ये तीनों होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अनुप्रयोग होते हैं। विशेषज्ञ प्रणाली, गेमिंग और विजन सिस्टम उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एआई का लक्ष्य क्या है? एआई का लक्ष्य यानी पूछ रहा हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एआई का मेन उद्देश्य होता है। जो वास्तविक दुनिया है, इस वास्तविक दुनिया में समस्याओं को हल करना ही एआई का मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एआई क्या करता है कि मनुष्य के काम को आसान कर देता है, बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर है, सामाजिक न्याय हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक न्याय हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। यह क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नियान क्या है? नियान क्या, आपको बताना है नियान क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एआई ह्यूमन है। क्या है? एआई ह्यूमन है, आर्टिफिशियल ह्यूमन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, किस राज्य द्वारा 2020 को एआई वर्ष घोषित किया गया? यानी उस राज्य का नाम बताना है जिसको एआई वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। क्या किया गया था 2020 में? 2020 में एआई वर्ष घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था? तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विचार, तार्किकता, अधिगम, समर्थ कंप्यूटर सिस्टम किसकी विशेषता है? 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता है। यानी विचार करना, लॉजिकल चीज़ें और अधिगमन समर्थ कंप्यूटर सिस्टम की किसकी विशेषता है? एआई की विशेषता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशेषता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एआई एजेंट का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एआई एजेंट का उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव स्वायत्त स्पेसक्राफ्ट रोबोट। ये सभी एआई एजेंट के उदाहरण हैं। अपने आप में यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के एआई एजेंट जो होते हैं प्रयोग में लाते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के एजेंट एआई में प्रयोग होते हैं? तो चलिए, यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के एआई एजेंट होते हैं। और देखिए, इस पे यहाँ तो एमसीक्यू टाइप में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने थियरी सेक्शन को अच्छे से कवर किया है और उस पाँचों वीडियो को आप देख लीजिएगा। एक वीडियो हाइड हो चुका है, नहीं शायद मिल रहा है, ठीक है, उसको हम फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 4 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, कितने प्रकार के एजेंट एआई में प्रयोग होते हैं? 5 प्रकार के एजेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर एआई से संबद्ध होते हैं? तो आपसे पूछ रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर एआई से संबद्ध होते हैं, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया जाता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया जाता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, या क्वेश्चन ट्रिपल स्टार में शामिल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक जरूरी सूचना बता दे रहे हैं कि लाइव टेस्ट जो है डेली जो है रात जो है 8:30 बजे होता है। ठीक है, रात 8:30 बजे। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो रात 8:30 बजे आप लोग जरूर शामिल हुआ करें टेस्ट में। रात 8:30 बजे लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आज आप लोग रात में लाइव टेस्ट जरूर देने आइएगा, रात 8:30 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ड होता है, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है किस पर आधारित होता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्लाइड एआई अप्रोच पर। किस पर? अप्लाइड एआई अप्रोच पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलाग एक एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रोलाग एक एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ है था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलन कोल मेरार। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। प्रोलाग एक एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ था? एलन कोल मेरार के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, एआई शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इतना सारा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसमें हमने एआई का प्रयोग, एआई के प्रतिपादक, एआई के इन्वेंटर सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। एआई शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो जॉन मैकार्थी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 1956 में यानी 1956 में एआई क्रांति किस सम्मेलन में लॉन्च की गई थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर डॉट माउथ सम्मेलन में। 1956 में एआई क्रांति किस सम्मेलन में लॉन्च की गई थी? तो डॉट माउथ सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, एलेक्सा किस कंपनी का एआई पर आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? एलेक्सा, ठीक है, एलेक्सा किस कंपनी पर एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो यह अमेजोन का है। किसका है? अमेजोन का है। और इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। वर्चुअल जो वॉइस असिस्टेंट किस चीज़ का, कौन सा वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट होता है, तो आप पाँचों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप लोग 4-5 वीडियो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र एआई बुद्धिमत्ता प्रणाली को विकसित कर सकता है? कौन सा क्षेत्र? चलिए 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इंजीनियरिंग क्षेत्र, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान। क्योंकि हम लोग एआई जब विकसित करते हैं, किसी रोबोट को विकसित करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है उस रोबोट में मानव जैसी हर चीज़ों को उसमें शामिल कर देना। जैसे आपके अंदर क्या है, इंजीनियरिंग की क्षमता होती है, किसी चीज़ को बनाने की क्षमता, तो रोबोट में भी हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ऐड कर देते हैं। दर्शन शास्त्र यानी किसी चीज़ को अच्छे से समझने की क्षमता, तो उस चीज़ को भी वहाँ पर दर्शन शास्त्र भी ऐड करते हैं। जीव विज्ञान यानी हर एक चारों क्षेत्र यानी बहुमुखी विकास करना हम लोग का मेन उद्देश्य होता है, यानी एआई में रोबोट को पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी बना देना ही एआई का मेन उद्देश्य होता है। बस यही यही कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र एक कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण विकसित कर सकता है, तो तीनों क्षेत्र। एआई का मेन उद्देश्य है कि जिस प्रकार मनुष्य काम करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग काम करता है, उसी तरह एआई यानी किसी भी रोबोट को विकसित कर देना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। 100 बात की एक बात यही याद रखिएगा, जैसे हम काम करते हैं वैसे रोबोट भी काम करना चाहिए। बस अगर इस तरह से ऑप्शन आपको कुछ भी मिले तो अपने उसे रिलेट कर लीजिएगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिपल एआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ट्रिपल एआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर बताइए, ट्रिपल एआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पार्लो अल्टो कैलिफोर्निया, कहाँ पर? पार्लो अल्टो कैलिफोर्निया में ट्रिपल एआई का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पर डबल एआई। चलिए यहाँ पर इसका भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पार्लो अल्टो कैलिफोर्निया में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा सामान्यतः एआई में प्रयोग नहीं की जाती है? यही प्रश्न है जो आपके जूनियर असिस्टेंट 1262 में पूछा गया था। ठीक है, यही प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। विश्वास मानिए, आपके प्रमोद सर का वादा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना हम करवा रहे हैं, चाहे एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, आगे जो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इतना करवा देंगे 5 चैप्टर, और यहाँ से कम 5 से 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और इतना कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो लेक्चर को डेली वॉच किया करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन सी भाषा सामान्यतः एआई में प्रयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल भाषा आपकी एआई में प्रयोग नहीं की जाती है। बाकी लिस्प, पाइथन, प्रोलॉग, ये सभी प्रयोग की जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? यानी एआई के जनक किसको माना जाता है? एआई का जनक किसको माना जाता है? 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आपका क्या आशय है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आपका क्या आशय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मशीन को बुद्धिमत्ता युक्त बनाना। अभी हमने कहा ना एआई का क्या प्रयोग होता है, तो एआई का मेन उद्देश्य यही होता है, जैसे मनुष्य काम करते हैं उसी प्रकार रोबोट भी काम करे, इस प्रकार विकास करना इसका मेन उद्देश्य होता है। यानी एक मशीन को बुद्धिमत्ता युक्त बनाना ही एआई का मेन उद्देश्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डार्पा एजेंसी जिसने अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के लिए बहुत अधिक धन दिया है, किस विभाग का हिस्सा है? चलिए आपको बताना है, डार्पा एजेंसी जिसने अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के लिए बहुत अधिक धन दिया है, किस विभाग का हिस्सा है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा विभाग का हिस्सा है। ठीक है, डार्पा एजेंसी किस विभाग का हिस्सा है? तो यह रक्षा विभाग का हिस्सा है, ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसे दोहराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोई एक प्रोसेस है जिसे दोहराया जाता है और उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायग्नोस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक। चलिए डायग्नोस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च का दूसरा नाम क्या होता है? चलिए 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगति योजना हो जाएगा। फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो प्रगति योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा, सूचना और पिछले अनुभव को एक साथ मिलाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेटा, सूचना और पिछले अनुभव को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिग्रहण कहा जाता है। अधिग्रहण किसे कहा जाता है? यानी डेटा को, सूचना को और पिछले आपके एक्सपीरियंस को मिला दिया जाए, उसी को अधिग्रहण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट ब्रेन वेव से संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट ब्रेन वेव का संबंध किससे है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः खेलों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? सामान्यतः खेलों में क्या शामिल होता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, एकल एजेंट और मल्टी एजेंट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जूनियर असिस्टेंट में, बस आप लगातार वीडियो को वॉच करिए और उसके बाद नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से लर्न करिए, याद करिए। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका 12 से 13 प्रश्न डायरेक्टली मिलेगा, जब आप पेपर देके आएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इतना विश्वास के साथ, क्योंकि इस पर हम वर्क कर रहे हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कंटेंट कितना बेहतरीन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना बेहतर हो सकता है उतना हम कोशिश पूरा करेंगे अपना 100% देने के लिए। तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है।
अगला प्रश्न है जीरो, यहाँ पर जीरो सम गेम एक गेम होना चाहिए, कौन सा गेम होना चाहिए? चलिए यहाँ पर देखिए सबसे यूनिक प्रश्न है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लेयर। जीरो सम गेम एक गेम होना चाहिए, किस प्रकार का मल्टीप्लेयर गेम होना चाहिए? चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक परिकल्पना सकारात्मक है लेकिन तथ्यात्मक है, परिकल्पना क्या कहलाती है? चलिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक असत्य सकारात्मक परिकल्पना। क्या हो जाएगा? एक असत्य सकारात्मक परिकल्पना। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी डेप्थ पूछेगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बेसिक से लेकर टॉप तक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। चलिए, निर्णय सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निर्णय सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रायिकता सिद्धांत प्लस उपयोगिता सिद्धांत। निर्णय सिद्धांत का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रायिकता सिद्धांत और उपयोगिता सिद्धांत ही इसका मेन उद्देश्य होता है। 45 नंबर पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए परसेप्ट्रॉन क्या होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तंत्रिका नेटवर्क है जिसमें फीडबैक रहता है। परसेप्ट्रॉन क्या है? एक तंत्रिका नेटवर्क है जिसमें फीडबैक रहता है। आपको यही क्वेश्चन रट लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन जो है एक तंत्रिका नेटवर्क है जिसमें फीडबैक रहता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका नेटवर्क के लिए सही है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है तंत्रिका नेटवर्क के लिए, यानी न्यूरल नेटवर्क के लिए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कृत्रिम न्यूरॉन्स जैविक न्यूरॉन्स के समान है। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं वो जैविक न्यूरॉन्स के समान होते हैं। 47 का यहाँ पर चलते हैं 47 पर। यहाँ पर तंत्रिका नेटवर्क के लिए या न्यूरल नेटवर्क के लिए कौन सा सही है? तो आपको बताना न्यूरल नेटवर्क के लिए कौन सा सही है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नोड अपने भारित इनपुट की गणना करता है। प्रत्येक नोड अपने भारित इनपुट की गणना करता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में निहित नहीं है? चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा निहित नहीं है, यानी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इनमें कौन सा चीज़ निहित नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ निहित होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, तभी आप इसको पिक आउट कर सकते हैं। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह शोर को संभाल सकता है। ये निहित नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर परिणाम की व्याख्या करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समानांतरता निहित कर सकता है और कुछ नोड्स की विफलता के से बच सकता है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शोर को संभाल सकता है, ये चीज़ें सही नहीं है। चलिए 2 प्रश्न और हैं। यहाँ पर साइबरनेटिक्स क्या होता है? साइबरनेटिक्स क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त प्रश्न है, साइबरनेटिक्स क्या है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव और मशीन के बीच संचार का माध्यम। यानी हमारे और जैसे सपोज दैट कोई मशीन है और यानी मानव यानी हम और मशीन के बीच, हमारे और मशीन के बीच जो संचार का माध्यम होता है वही साइबरनेटिक्स होता है। यानी जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप से बना रहे हैं या मोबाइल से बना रहे हैं, जो भी कोई भी हो, जो भी बनाता है, और वही जो होता है हमारे और मशीन के बीच जो संचार होता है वही आपका साइबरनेटिक्स होता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए साइबरनेटिक्स क्या है? तो मानव और मशीन के बीच संचार का माध्यम ही साइबरनेटिक्स है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कि एआई का क्षेत्र जो लोगों और कंप्यूटर के बीच संचार को सुगम बनाने के तरीकों की जांच करता है, वह होता है। तो एआई का क्षेत्र जो लोगों और कंप्यूटरों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए जांच करता है, क्या है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर एनएलपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनएलपी। अब एनएलपी क्या होता है? तो एनएलपी होता है, ये एआई का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एनएलपी का फुल फॉर्म कई बार अन्य एग्जामों में पूछा गया है। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है।
तो एआई का क्षेत्र जो लोगों और कंप्यूटरों के बीच संचार को सुगम बनाता है, उसकी जाँच कौन करता है? एनएलपी करता है। तो यहाँ पर एनएलपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा बिग डेटा प्रोसेसिंग और एआई से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। जितने भी एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी और इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और क्वेश्चन अगर आपको हमको मिलते हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।